सरकार ने इश्यूज को डायवर्ट करने के लिए इस इश्यू को ये निकाले। जर इथली तरुण पिढी आत्महत्येच्या मार्गावरती जात असेल तुम्ही ती काललाच मुद्दा तिथं आणि त्याच्यावर घेतो कारण की तो आमच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे। इन्होंने मुझ पे आरोप लगाया कि मैंने मुद्दा रखा। इथं अजून रेप होत आहे, इथे अजूनही महिलावरती अन्याय होत आहे। आपने कहा कि बहुत सारे मुगल राजाओं ने मंदिर तोड़े, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक सेकंड तिचं बरोबर आहे, गेले 70 वर्षात आपली व्यवस्था झाली नाही। त्याने 2-3 वर्षांनी आर्टिकल अमेंडमेंट झाले आहे। जो इन्होंने कहा ना, एक शब्द इन्होंने कहा वाट लगाना है। आज भी लड़कियों को खेलने की इजाजत नहीं। नहीं छेड़ता हमारे अस्तित्व पर, तो हम लोग हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे। हिंदुत्व हमारे अस्तित्व मैं आपके पास मी कोणाला केंद्र सरकारला मोदीला म्हणू का? बरोबर आहे तुमचं म्हणणं, पण तुम्ही सांगितलं, तुम्ही आधी काय सांगितलं नाही, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे। आय अग्री विथ यू। मी कोरोनाचं सांगितलं, कोरोनाच्या बाबतीत किंवा जे काही केंद्राच्या जबाबदारी आहेत डिस्क्लेमर से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम तूफान मचाने वाले हैं। अगर पुणे में वैशाली खाने के मामले में सबसे पवित्र जगह मानी जाती है तो हम यहां पर अंदर जाएंगे और खुदाई करेंगे, लेकिन हम खुदाई करेंगे मेन्यू की और बातचीत करेंगे देश के असली मुद्दों की, ना कि उन मुद्दों की जिनकी चर्चा अक्सर टीवी चैनल्स पर होती है। तो चलिए मेरे साथ अंदर। अब हम वैशाली के अंदर आ चुके हैं और जैसे कि आप सब देख सकते हो कि रेस्टोरेंट पूरी तरह से पैक्ड है, तो ढूंढते कि हम किसे ज्वाइन कर सकते हैं, किस टेबल पर हम जा सकते हैं और असली मुद्दों पर हम बातचीत कर सकते हैं। तो यहां पर है एक यंगस्टर्स का ग्रुप, तो चलते हैं इनके पास, देखते हैं ये हमसे असली मुद्दों पर बातचीत करते हैं या नहीं। हाय गाइस, क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूं? चलिए। तो आप लोग सब महाराष्ट्र से हो? तो क्या करते हो आप लोग? पढ़ाई करते हो कि काम करते हो? ऑल स्टूडेंट्स, सब लोग पढ़ाई करते हो, ऑल ऑफ यू ऑल, और अलग अलग कॉलेजेस में। और आप लोग अक्सर वैशाली आते हो? तो जब से मैं वैशाली आता था बचपन से, मैंने जयराम जी को देखा है। जयराम जी नमस्ते। नमस्ते सर। कितने साल से आप यहाँ पर काम करते हो? हम 40 हो गए। 40 साल? हाँ, 40 साल से आप वैशाली में काम करते हो। तो जयराम जी बताइए मुझे, तब के पुणे में और आज के पुणे में आपको कुछ अंतर दिखता है? नहीं, अभी ज़्यादा ये अभी बेटर है। बेटर है। तो तब मसाला डोसे का रेट क्या था और आज क्या रेट है? तभी 3 रुपए में था। 3 रुपए में मसाला डोसा आपको मिलता था आज से 40 साल पहले, और आज डोसा 110 रुपए। 110 रुपये। देखिए महंगाई। अगर आपने 3 रुपया बैंक में रखा रहता तो आपको 110 रुपया नहीं मिलता, लेकिन मसाला डोसा का रेट बढ़ गया है। तो थैंक यू जयराम जी, 40 सालों से आप काम कर रहे हो। तो आप लोग सब महाराष्ट्र से ही हो? और कितने साल से? ये देखो मेरा मसाला डोसा भी आ गया। ये एक एडवांटेज होता है ऐसे रेस्टोरेंट्स में, आप लोग सब फास्ट फूड के लिए अमेरिकन चेन्स एमएनसीज के पास जाते हो। ये देखो, इसे कहते हैं असली फास्ट फूड, ताज़ा खाना, फास्ट फूड, फ्रेश फ्रॉम द किचन। तो आप लोग सब पूना में कितने सालों से हो? थैंक यू जयराम जी। पिछले 5-6 सालों 5-6 सालों से आप लोग पूना में हो। और आप लोग पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो? आप तो क्लियरली पढ़ाई करते हो, आप तो दिखते नहीं जॉब करते हो, पर आप लोग सब बाकी सभी पढ़ाई करते हैं। आप भी पढ़ाई करते हो। तो सब लोग पुणे यूनिवर्सिटी या अलग अलग यूनिवर्सिटी? पूना जो है ये माना जाता है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है, तो काफ़ी लोग महाराष्ट्र से और देश भर के लोग जो है पूना में आते पढ़ाई करने के लिए। तो ये सब भी, कुछ लोग पूना से है, कुछ लोग महाराष्ट्र से, और ये लोग यहाँ पूना आए पढ़ाई करने के लिए। तो इनसे आप बातचीत करते हैं असली मुद्दों पर। तो आप लोग न्यूज़ को फॉलो करते हो? न्यूज़ चैनल्स देखते हो आप लोग? तो आजकल जो हमारे न्यूज़ चैनल में जो सबसे अहम मुद्दा है, सबसे बड़ा डिबेट है, ये हिंदू मुसलमानों का डिबेट आजकल हमारे न्यूज़ चैनल में चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ताजमहल के पहले वहाँ पर एक मंदिर था, ताजो महल था। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुतुब मीनार पहले एक मंदिर था। अब ज्ञानवापी, काशी, मथुरा का मुद्दा बन गया है। तो आप लोगों को लगता है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा बहुत ज़रूरी है, या नौकरी, जॉब्स, इकॉनमी? आप लोगों को एज यंगस्टर्स क्या लगता है? आपसे लेट्स स्टार्ट विद द लेडीज। ताजमहल असेल, कुतुब मिनार असेल, हे काही आता घडलेलं नाही, हे आधीपासूनचं आहे। मग हा मुद्दा आत्ताच का उकरून काढला जात आहे? आता महागाई वाढली आहे, बेरोजगारी आहे, शिक्षणाचे प्रश्न आहेत, आणि या गोष्टींना कुठेतरी बगल देण्यासाठी हे मुद्दे उकरून काढलेले आहेत, आणि आम्हाला यंगस्टरला या गोष्टींमध्ये इंटरेस्टच नाही। तो आपका ये मानना है कि सरकार ने इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए इस इश्यू को ये निकाले, ये चाहे ताजमहल था, कुतुब मीनार था, जो भी था पहले, ये पहले के मुद्दे, आज ये रेलेवेंट नहीं है। कोई इसे विपरीत राय रखता है?
आप बोलिए। फिर है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपने दिया हाँ। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, हाँ। पुणे का ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट हम नहीं मानते, ये नालंदा ऑफ द ईस्ट। वेरी गुड। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय धरोहरा, इस धरोहरा की रक्षा करना भी इस युवक का काम है। जितना महंगाई का, बेरोजगारी का, एजुकेशन का मुद्दा जरूरी है, उतना ही भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इसके रक्षण का विषय भी उतना ही जरूरी है। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि न्यूज इसलिए ये बनाया जा रहा है क्योंकि जो असली मुद्दे उनसे डाइवर्ट करना है। देखो, इसके पहले 70 साल कांग्रेस का राज्य था, उन्हें ये विषय नहीं चाहिए था। उनको क्या आस्था, उनकी क्या आस्था है, वो खत्म हो रहे। अब हमारा आस्था है नया हिंदुस्तान है, नया मोदी का हिंदुस्तान है, सब करेगा, घर में घुस में मारेगा भी, और जो हमारी आस्था है उसको बाहर भी लाया जाएगा। जब लेकिन क्या नए भारत में, जब आप कहते हो कि मोदी जी का नया भारत है, तो क्या नए भारत में नौकरियां जरूरी नहीं है, क्या इकॉनमी जरूरी है? मैं सवाल इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं कि पहली बार 45 वर्षों में भारत की इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। पहली बार हमारा जो पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेश से पीछे चला गया है। तो क्या ये विषय ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हम जॉब्स के जो मामला है वो ज़रूरी नहीं है? जैसे दादा ने कहा कि वी शुड फोकस ऑन बोथ द थिंग्स इक्वली, मतलब हम लोग को जीडीपी भी इंक्रीज करना है, कंट्री का इकोनॉमी भी अच्छे तरीके से आगे लेके जाना है, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, बिकॉज वंस वी स्टार्ट फॉरगेट आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, I feel that the geography of the nation or the country or the geographical boundaries will be in danger if we forget our history or culture and tradition. So we should give the equal importance to both the sides. Equal importance to both the sides. एक सेकंड, इस साइड भी जाते हैं। We should be balanced on both sides. नहीं तो कहेंगे मैं सिर्फ राइट के पास जा रहा हूँ, तो थोड़ा यहाँ पर भी जाते हैं। आपसे पूछते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि देखिए जो आस्था का विषय बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट ने 1991 का एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था। मुझे पता नहीं आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, आपने इसके बारे में पढ़ा या नहीं है। और ये एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा, सिवाय राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, और उसका जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसका फैसला दे दिया है। इसके बाद जो ढांचा जैसा था 15 अगस्त 1947 को वो वही रहेगा। आज जब हम इस एक्ट को चैलेंज करते हैं या अगर हम किसी ढांचे को बदलते तो ये कहाँ तक रुकेगा? जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं जो आज बने हुए हैं, जो मस्जिद बने हुए जो हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, ठीक उसी तरह बहुत सारे ऐसे मंदिर बने हुए जो जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। तो ये कहाँ पर रुकेगा? 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी? इसका फुल स्टॉप कहाँ है? हे बघा, जे आस्था आहे आपली सर्व हिंदूंची, भारतीयांची, ते सगळे मंदिरापाशी आहेत, पण आता दिवसांदिवस एक मॅटर बाहेर येतो, ते कुठं न्यायप्रविष्ट आहे। पण आता सध्या जर बघायला गेलं तर आपला GDP किती होता, तो आता किती खाली कोसळलेला आहे। सध्याला म्हणजे युवकांची स्थिती काय आहे देशामध्ये याचाही विचार झाला पाहिजे। हे फक्त राजकारण करण्यासाठी हे सगळी स्टंटबाजी चालू आहे आणि मीडियाही त्याच गोष्ट करून देत आहे। शेतकरी सगळं पूर्ण कोलमडला आहे, त्याच्यावर कोणी बोलता येत नाही, उद्या त्यांना नोकऱ्या नाहीत, हे देशाचं भवितव्य हे तरुण आहेत, तरुणी आहेत, ह्यांची हालत काय आहे यावर सध्याला बोलणं गरजेचं आहे। मला असं वाटतं त्याच्यावर जे फोकस पाहिजे, मेन मुद्दा पाहिजे, त्याच्यावर न बोलता ही दुसरंच काहीतरी संस्कृतीला धरून वेगळं वातावरण निर्माण होता है देशा में। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कह रहे हैं आप कह रहे हो कि जो देश की संस्कृति वो ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आज के मुद्दे है लोगों के पास नौकरियां नहीं है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, किसान हमारे त्रस्त है, और उसको छोड़कर मीडिया के साथ मिलकर ये सारे मुद्दे उछाले जा रहे हैं। आपका क्या मानना है? आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो जी। ज्यावेळेस आपण एखाद्या विषयाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी बघतो तर जे मंदिर मस्जिद आहेत त्या ऐतिहासिक चूक, म्हणजे आपण ऐतिहासिक चुका मान्य करू, पण ऐतिहासिक चुका दुरुस्त करण्याची जी पद्धत आज अवलंबली जात आहे त्यावर तर माझा प्रश्नचिन्ह उभा करते। कारण आपली संस्कृतीबद्दल जे काही लोक बोलत आहेत, संस्कृती आपली ही सांगते की हार्मोनी असली पाहिजे, टॉलरन्स असलं पाहिजे। व्हायलन्सला आपल्या भारतीय संस्कृतीने, खास करून हिंदू संस्कृतीने डावलला आहे। तीच ज्या आपल्या संस्कृतीमध्ये नाही त्या गोष्टी आपण हातात घेऊन आपण कसं काय संस्कृती रक्षण करणार? मुळात भारताची व्यवस्था ही वसुदेव कुटुंब व्यवस्था अशी आहे, आपल्याला सर्वांना सामावून घेऊन पुढे जायचं आहे। हा पहिला मुद्दा राहिला। दुसरा मुद्दा, वास्तविक परिस्थिती जर पाहिली तर इथल्या तरुणांना रोजगार मिळत नाही। जर इथली तरुण पिढी आत्महत्येच्या मार्गावरती जात असेल तर हिंदू मुसलमानापेक्षा इथल्या पोटाचा प्रश्न सुटणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। जर आमच्या पोटाचा प्रश्न सुटत नसेल तर आम्हाला हिंदू मुसलमानापेक्षा काही पटीनं इथली तरुण पिढ्यांची महत्त्वाची जी व्यवस्था असेल ती महत्त्वाची आहे। अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न असेल तो सोडवणं गरजेचं आहे। मुळात या अर्थव्यवस्थेच्या प्रश्नाला बाजूला सारून आम्ही हिंदू मुसलमानांच्या मुद्द्याला महत्त्व देत असून तर आपण कोणत्या व्यवस्थेत जगत आहोत आणि कोणत्या शतकात जगत आहोत हे सर्वात महत्त्वाचं समजून घेणं गरजेचं आहे।
आपण म्हणतो की आपण भारत डिजिटल झाला, भारतामध्ये विकास होतोय, पण तरी सुद्धा आम्ही 12व्या-13व्या शतकापासून चालू आलेली परंपरा म्हणजे हिंदू मुसलमानांमध्ये असणारा वाद 21व्या शतकापर्यंत घेऊन येत असून तर निश्चित आपण शिक्षणाच्या माध्यमातून काय शिकलो हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. इम्पोर्टेंट बात की आप शायद डिफेंस पढ़ रहे हो, मास्टर्स इन डिफेंस आप पढ़ रहे हो, तो आप कह रहे हो कि भारत की जो संस्कृति है अहिंसा, महात्मा गांधी की संस्कृति है, आज के जो युवा है वो आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरियां नहीं है, और ये हिंदू मुसलमान का विवाद जो है ये बेकार विवाद है, करवाया जा रहा है, ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये आपका मानना है, आप इसमें अपोज करना चाहते हो, बोलिए आप लोग, फिर मैं इनके पास आता हूँ. ऐसा नहीं है गवर्नमेंट यूथ्स के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है. मैं बताता हूँ आपको कि 70 साल में युवकों के सामने की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका हल इस गवर्नमेंट ने निकाला है. जैसे मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी समस्या इस युवकों के सामने थी अनस्किल्ड यूथ कैसे तैयार होता है? अनस्किल्ड यूथ तैयार होता है वीक एजुकेशन सिस्टम. तो वीक एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूसेस वीक यूथ्स और अनस्किल्ड यूथ्स, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद क्या आता है अनएम्प्लॉयमेंट, उसके कारण. तो मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, नहीं मैं इसका मैं एक आपको काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी. जो स्किल डेवलपमेंट की आप बात करते हो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ये एक्चुअली मोदी जी ने नहीं, मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था, पहली बात. एक सेकंड, दूसरी बात कि आपने कहा स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन फिर ये क्यों वजह है कि आज 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे मुल्क में, इसका आप जवाब दीजिए. उसका कारण है हमारी वीक एजुकेशन सिस्टम. अभी इस गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाई है उसके कारण वर्ष स्किल्ड स्टूडेंट, स्किल्ड लेबर और एंटरप्रेन्योर ऐसे निर्माण होंगे आने वाले समय में. यस. तो आप तो काफी यंग लगते हो, आपके पास आता हो फिर आपके पास, तो ये कहते हैं कि देखो अस्तित्व का मुद्दा बहुत जरूरी है. ये लोग कहते हैं, इनका मानना है कि पुरानी बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे नई कहानी. आप क्या मानते हैं? एक ही कहना है, जब हिंदुत्व का मुद्दा आता है, जब कोई भी महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के टाइम में क्यों मुद्दा आता है, जब 5 साल में क्यों नहीं आता? बहुत, एक सेकंड मैं ये पूछ रहा हूँ, तो इनका ये कहना है कि जब भी महाराष्ट्र में या देश में कोई चुनाव आते तभी ये हिंदू मुसलमान के विवाद निकलते. तो आपका इस पर क्या कहना है? कि इस देश में हर साल कोई ना कोई इलेक्शन है, छोटे बड़े इलेक्शन बार मतलब साल में दो बार तो ऐसा आता है कि 2 बार इलेक्शन रहते हैं कुछ ना कुछ. तो फिर मुद्दा कब आएगा? कभी ना कभी तो मुद्दा बाहर आना है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि तो आप नहीं मानते हो कि ये मुद्दा पोलराइजिंग है, इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी को इससे फायदा मिलता है? आप नहीं मानते इसे? आप नहीं मानते? मैं ऐसा नाही मानते हो. और जो परकीय आक्रमणांचा जो विषय की परकीय आक्रमण इथे आले तर ते दुसऱ्या कोणाच्या तरी संस्कृतीची वाट लावून स्वतःचं तिथे अस्तित्व आणि स्वतःची संस्कृती जोपासणं, मुळातच मला हे एक अमानवी कृत्य वाटतं की तुम्ही दुसऱ्या कोणाची तरी संस्कृती पार त्याचा वाट लावताय आणि तुमची संस्कृती तिथे निर्माण करताय. अच्छा, दिस इज टोटली रॉन्ग. जो इन्होंने कहा ना, एक शब्द इन्होंने कहा वाट लगाना, ये टिपिकल महाराष्ट्र पूना का शब्द है. वाट लगाना यानी कि हिंदी के शब्द में बैंड बजाना. हा जो प्रश्न चालू आहे भारतामध्ये हा इतका महत्त्वाचा आहे की हा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न भारताची GDP, भारताची इकॉनॉमी, भारताची व्यवस्था, हा गोष्ट तितक्याच महत्त्वाचा आहे. आणि हा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचा प्रश्न, इन्फ्रास्ट्रक्चर भारतामध्ये आहे का? आम्ही ज्या खेडेगावातून येतोय, माझा भाऊ आहे 10वीला झाला, त्याला 3 विषयाला शिक्षक नव्हते, 10वी त्याला 3 विषय स्वतः अभ्यास करून काढलाय. मग मुली शाळेमध्ये आले, आम्हाला मुलीला खेळायला परवानगी नाही आहे. आज भी लड़कियों को खेलने की इजाजत नहीं. आता ह्याला विचारा, माझ्या वर्गातल्या मुली 2:30 वाजता, आम्हाला 2:30 वाजल्यानंतर 2:30 सुट्टी असते, मुलं शाळेच्या बाहेरून डबे जेवायला घरी जातात, मुली जात नाही. मुलीला परवानगी नाही, शाळेला ग्राउंड नाहीये. आम्हाला मी स्वतः टेबल टेनिस प्लेअर होते, पण मला कधी टेबल शाळेमध्ये खेळलं दिलं गेलं नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चर अजिबात नाही आहे. आणि ज्या तालुक्यातून गेले त्या तालुक्याला फक्त एक कॉलेज आहे, त्या कॉलेजची इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्यात बेकार, प्रत्येक वेळी पॉलिटिक्स. इव्हन मी स्वतः ज्या कॉलेजमध्ये होते, माझ्या कॉलेजवरती रेड पडली होती आणि जी कॉपी केस झाली त्या कॉपी केस मी हे आंदोलन केलं होतं की आमच्या कॉलला आमचं सेंटर रिटर्न द्या. युनिव्हर्सिटी सेंटर काढून घेतलं. इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्णपणे बेकार आहे. जिथे इन्फ्रास्ट्रक्चरच नाही तिथे तुम्ही काय नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आणणार? बहुत इम्पोर्टेंट. इनके पास आते फिर मैं आपके पास आता हूँ. आप क्या बोलना चाहिए? फिर मैं आपके पास आता हूँ. सर, आजचा तरुण जो आहे तो मंदिर, धर्म, मस्जिद हा विषयावरती भडकवला जातोय आणि तो इझिली भडकतोय. आणि त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं हा ते मीडियाच. आताच उदाहरण घ्या ना सर, तरुणांच्या प्रश्नासाठी तुम्ही आम्हाला बोलवलं आणि तुम्ही आमच्यामध्ये धर्म, मस्जिद झालं तुमचं
तुमचा मुद्दा जो आहे म्हणजे तुम्हाला ज्या इंटेन्शननी तुम्ही हे घेतलं तर एकदम सक्सेसफुल झालेला आहे असं मी म्हणते. आणि मला बोलू द्या सर. बोला ना. आता इथे आपण बघतो बेरोजगारीचा विषय निघाला. इथं कोणच बेरोजगार नाही, पण आम्ही बेरोजगारीवरती बोलतोय. पण ज्या मुलाला किंवा ज्या युवकाला ऍक्च्युअल रोजगार हवाय तो घरात बसलाय, त्याला त्याच्या बेरोजगारीची जाणीवच नाही. आणि होईल तरी कशी? मोबाईल मधला 2 GB डेटा त्याला त्याच्या बेरोजगारीची जाणीवच करून देत नाहीये. वर्षाला 1 करोड जॉब देऊ अशी त्यांनी आश्वासनं दिली. त्यांनीच आमच्या तरुणांची वाट लावलेली. एखादं काम जर तुम्ही यशस्वी करत असाल, मेट्रो उभारली, सगळीकडे तुम्ही फ्लेक्स लावून त्या कामाचं श्रेय घेता. आमच्या सरकारने मेट्रो उभारली, आमच्या सरकार, मग आमच्या एवढ्या युवकांचं तुमच्या या आश्वासनांमुळे बळी गेलेला आहे, त्यांना रोजगार भेटला नाहीये. मग ह्या चुकीचं तुम्ही प्रायचित्त भोगणार का? तुम्ही लावणार का बॅनर रस्त्यावरती की आमच्या या चुकीच्या आश्वासनामुळे भारतातल्या तरुणांचं भविष्य उद्ध्वस्त झालंय, हे आमच्या नाकर्तेपणाचं कर्म आहे, ते तुम्ही स्वीकारणार का? हे आहे का या सरकारमध्ये ताकद? बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको, आप इसका जवाब दीजिए. इन्होंने कहा है कि मोदी जी ने ये वादा किया था कि 2 करोड़ 1 करोड़ उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल देगी, वो दे नहीं पाए. तो जब मोदी जी हर चीज पे अपने फोटो डालते, फ्लैग डालते, मेट्रो पर या वैक्सीन पर, तो क्या मोदी जी इसकी भी जिम्मेदारी लेंगे कि मैं नौकरियां नहीं दे पाया? तो नौकरियों के मामले पर देखो ये मुद्दा उठ रहा है. नौकरियों के मामले पर क्या आप मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान सरकार है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है? क्या आप इस चीज को मानते हो? कम से कम देखिए, मैं उसका पहले इनका भी जवाब दूंगा, पहले उनका जवाब दूंगा की ताई तुझं कॉलेज कोणतं आहे? क्या कॉलेज मतलब? नाही, एक बार म्हणजे कॉलेज कोणतं आहे ज्या ठिकाणी मुलींना शिकू दिलं नाहीत, ह्यात सगळ्यात पहिल्यांदा याचा निषेध व्यक्त करतो. आणि खेळायचं परमिशन, कारण की आज आपण बघू शकताय की भारताला गोल्ड मेडल मिळवून देणारी एक मुलगीच आहे. जर ह्या देशात जर मुलींना असं शिकवलं जात तर त्याचा निषेधार्थ म्हणजे त्या व्यक्तीचा निषेधच केला पाहिजे. जे काही इथलं शासन आहे त्या शासनाने मुलीला जे शिकवण्याचं जे काही त्यांचं आद्य कर्तव्य असतं, ज्या महाराष्ट्राला सावित्रीबाई फुलेंचा महाराष्ट्र म्हणून जातो, तर त्या महाराष्ट्रात जर मुलींना खेळू दिलं जात नाहीये की शाळेमध्ये तिला खेळण्याची परमिशन दिली जात नाही, खरंच लाज वाटण्यासारखी गोष्ट आहे महाराष्ट्रामध्ये. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी याचा निषेध करतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे असं काही नाहीये की भारत सरकारमध्ये जॉब भेटत नाहीयेत. कुठले जॉब नाहीत ताई, असं मी म्हणणारच नाही की जॉब नाहीत. प्रत्येक जॉब निघतायत, जॉब देत आहेत. सरकार जिम्मेदारी, कारण की मोदी सरकार म्हणतायत की सगळी जिम्मेदारी माझी आहे. चांगलं झालं तर मोदींचं, वाईट झालं तरी मोदीचं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. एक सेकंड आप इसी पर आप एक व्यक्ति कहेगा जिम्मेदारी मेरी है, तो लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता. लोकतंत्र में कलेक्टिव. आपने बोला कि मोदी जी लेंगे, क्या मोदी जी ने ली है जवाबदारी कि पूरे हिंदुस्तान की जवाबदारी वो खुद के कंधे पे ली है? आप मानो या ना मानो, लेकिन आपने क्या पूछा कि मोदी जी ले सकते क्या? मोदी जी ले है. तो अगर लिया है तो क्या फिर मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार नहीं कि देश की इकोनॉमी घट रही है, नौकरियां नहीं है जैसे ये कह रहे? मैं उसके ऊपर तो बोलूंगा ही, लेकिन मुझे ऐसा कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट है? नहीं है. महाराष्ट्र में तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है. अभी 2 साल से बीजेपी नहीं है. नहीं, वो कह रहे, उनका कहना है कि अभी भाजपा ही थी ना, अभी 2 साल से. 70 साल में से 5 साल बीजेपी का गवर्नमेंट था और उसके पहले 4 साल का गवर्नमेंट महाराष्ट्र में था. पेट्रोल देखो, उसके पहले मुझे आंसर कंप्लीट उनको करने दो, फिर पेट्रोल का भी निकालेंगे, उसमें क्या है? 5 साल ये तीन पार्टी साथ में आकर इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया है. तो इनका अगर देखेंगे तो तीनों पार्टी के एक मंत्री जेल में है. एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे और जो युवकों का प्रश्न है एमपीएससी यूपीएससी, लेकिन कांग्रेस का कोई जेल में नहीं है. कांग्रेस का कोई जेल में नहीं है. ये कांग्रेस का नहीं है, राष्ट्रवादी का जेल में. आपने कहा तीनों पार्टी का, तो आपको मतलब कोई ना कोई तो जेल में है इनके सेंट्रल एजेंसी इसके द्वारा. अरे बाप रे. आणि आरोप सिद्ध नाही झालेले अजून. न्यायप्रविष्ट म्हणताना आरोप सिद्ध नाही झाले, जेलमध्ये शिक्षा भोगतात. मला एक सांगा, तो फिर जेल में तो अगर हम उसमें जाते तो जेल में तो फिर अमित शाह जी भी गए थे. वो मुद्दा नहीं. मुद्दा ये है कि आज मोदी जी ने कहा कि मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं भारत की इकोनॉमी और जीडीपी को बढ़ाऊंगा. जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, नए फॉर्मूला से फिर मोदी जी ने फॉर्मूला चेंज किया. भारत की जीडीपी औसतन 10% थी, वो आज घट के एक जमाने -27.3 हो गए. अब वो 8% बढ़ेगी भी, तब भी वो -21 है. जीडीपी घटी है. पहली बार 50 वर्षों में हमारी जीडीपी घटी है. पहली बार 45 वर्षों में इस तरह की बेरोजगारी आई है. आप कहते हो नौकरियां है, लेकिन सरकारी भर्तियां नहीं हो रही है, तो क्या उस पर हम उसको डिपेंड कर सकते हैं? ये सवाल है. ऐसा है, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है
तो उसका इम्पैक्ट हमें तुरंत नहीं दिखता है। उसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल के बाद उसका इम्पैक्ट दिखता है। जैसे कि उन्होंने बेसिक्स पे काम किया, फॉर एग्जांपल बेसिक्स, युवकों को स्किल्स चाहिए तो स्किल डेवलपमेंट, 14 मिलियन यूथ्स को अभी स्किल डेवलपमेंट किया है। उसके बाद फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी युवकों के लिए लाई है। मतलब ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से युवकों को निर्माण करना, उसके माध्यम से देश को निर्माण करना, यही पॉलिसी इस गव्हर्नमेंट की आहे और इसके इम्पॅक्ट आपको तुरंत नहीं दिखेंगे। मागच्या 40 वर्ष आतंकवाद आपण सोसत होतो, एकदा सुद्धा उत्तर नाही दिलं। पहिल्यांदा आपण उत्तर दिलं हे 8 वर्षामध्ये झालं। पहिल्यांदा आपण सर्जिकल स्ट्राईक त्यांच्यावरती केला आणि पहिल्यांदा त्याला विरोधात उत्तर दिलं आपण, हे पहिल्यांदा झालं। नाही तर 26/11 नंतर हेच सरकार काँग्रेसचं सरकार होतं ते शांत बसलं होतं, पण हे गव्हर्नमेंट होतं ज्यांनी पहिल्यांदा प्रत्युत्तर दिलं। प्रत्युत्तर देणारे हे सरकार आहे। आज भारताची फॉरेन पॉलिसीचा ज्यावेळेस विचार करतो, UN मध्ये अमेरिकेविरुद्ध सुद्धा अमेरिकेवरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे हे सरकार आहे। कारण की ह्याचं कारण असं आहे की मोदी जी ने अमेरिका एक सेकंड मैं फैक्चुअल पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने अमेरिका पे प्रश्न क्यों उठाया? आपने जो बात की अमेरिका पे प्रश्न एक ही प्रधानमंत्री ने उठाया है, 2 ही प्रधानमंत्री ने उठाया। एक सेकंड यूएन के अंदर एक थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी और एक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इराक के मामले में। मोदी जी ने कभी नहीं उठाया, आप बता दीजिए डेट। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मोदी जी ने उपस्थित, इस गवर्नमेंट ने कब किया, डेट बता दीजिए आज कैमरा में बता दीजिए। ऑयल के इशू में मोदी जी ने अमेरिका की बात सुनते ईरान से हमारा इंपोर्ट कम किया है। नहीं वो नहीं बोला, रशिया के इशू में, अभी यूक्रेन रशिया वॉर के रशिया की जो पॉलिसी है वो कांग्रेस की पॉलिसी है और ये कांग्रेस की पॉलिसी है, ये मोदी जी की पॉलिसी नहीं, ये फैक्चुअल है, ये फैक्चुअल है, ये फैक्चुअल है। पॉलिसी का इशू नहीं है। अच्छा मैं और एक चीज बता दूं, एक लास्ट चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सबका जवाब दीजिए, मैं आपको नॉन स्टॉप दूंगा। आपने 3 चीज कहा कि मोदी जी ने अमेरिका पे प्रश्न उठाया, मैंने आपको कहा फैक्चुअली प्रश्न 2 जन ने उठाया। एक आपने कहा, मैं आपको बता दूं फैक्चुअली प्रश्न 2 प्रधानमंत्री ने उठाया, इंदिरा जी और मनमोहन सिंह जी ने, फैक्चुअली रिकॉर्ड। दूसरी चीज आपने ऑयल के बारे में कहा, मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज पाकिस्तान के 2 हिस्सा करने वाले, इंडिया ने पहली बार ऐसे कहा कि वी आर वेरी कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट्स इन USA। ये आप सर्च करके देख सकते हो, ये आपको मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने कहा कि अगर आप हमारे कश्मीर के इश्यूज पे, ह्यूमन राइट्स पे बोलोगे तो हम आपके इश्यूज, ह्यूमन राइट्स के इशू पे बोलेंगे। लेकिन ये जयशंकर जी ने कहा, ये सही कह रहे जयशंकर जी ने ये कहा एक इंटरव्यू में। लेकिन इसके पहले जब अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अमेरिका के अंदर थे और उनको सारे सेनेट के सामने, सारे उनके लीडर्स के सामने पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका इराक में कर रहा है गलत है और हम ह्यूमन राइट्स के लिए कंसर्न है। लेकिन एक चीज है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक फैक्चुअल चीज, आपने कहा कि पहली बार पाकिस्तान पे अटैक हुआ। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले भी तो पहले हो चुका है। 14 दिन में एक नया देश बना, ये डिफेंस के एक्सपर्ट है। दुनिया में प्राचीन इतिहास में एक सेकंड दुनिया के प्राचीन इतिहास में कभी भी एक नया देश 14 दिन में नहीं बना, 13 दिन में नहीं बना है, सिर्फ भारत ने बनाया। तो क्या ये बन, तो आपने क्यों कहा कि पहली बार? तो उसमें इंदिरा जी ने, इंदिरा जी को भी करते हैं। पहिली गोष्ट, ज्यावेळेस 1947ला भारत स्वतंत्र झाला तेव्हापासून तर 2010, 11, 12, 2014 पर्यंत या देशामध्ये अशा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती अशा घडामोडी घडून गेलेल्या आहेत। मग 1971-72चं युद्ध असेल, 1999चं कारगिल वॉर असेल। त्यामुळे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की सुरक्षा ही देशाची, कुठलंही सरकार असेल त्याची प्राथमिकता असते, त्यामुळे त्याला कुठल्याही गोष्टीला विरोध करणं हे चुकीचा मुद्दा आहे। और 67-68 में भारत ने चीन को नथुला चोला में भी हराया था युद्ध में। त्याच्यामुळे लक्षात घेणं हा गरजेचं आहे की आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या मुद्द्यावरती आपण हात घालताना तो सरकारचा प्राथमिक मुद्दा असतो। कुठलंही तो क्या ये पहली बार है मोदी जी ने कुछ ये नहीं है? पहिली गोष्ट, सरकारचं धोरण हे चेंज होत नाही। संरक्षण पॉलिसी 1947 पासून सरकार त्याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे बदल करू शकतं, परंतु कुठल्याही सरकारचा विरोध करू शकत नाही। हे बघा, डिफेन्स पॉलिसीचा विषय केला तर सरकारचं जे प्रायव्हेटायझेशन करतंय सरकार योग्य आहे, काहीच अडचण नाही। डिफेन्स मध्ये म्हणतोय मी, लक्षात घ्या, डिफेन्स मध्ये काहीच अडचण नाही, परंतु आपण दुसऱ्या सरकारला दोष देणं हा सगळ्यात मोठा चुकीचापणा आहे, असं मला वाटतं। तुमचं काय म्हणणं आहे? मला असं म्हणायचं आहे की आतापर्यंत पाकिस्तान आपल्याबरोबर कशा पद्धतीने युद्ध लढत होतं, तर थेट एक वेळ त्यांना लक्षात आली की आपण ह्या देशाला सरळ मार्गाने हरवू शकत नाही। त्यांनी त्याच्यानंतर प्रॉक्सी वॉर चालू केला, ज्याला आपण आतंकवाद असं म्हणतो। आतंकवाद हा आता येणारा विषय नाही। आतंकवाद जेव्हापासून भारत उभा राहिला तेव्हापासूनचा विषय, म्हणलं असा आतंकवाद हा तेव्हापासूनचा इश्यू आहे। 1947 नंतर जेव्हा काश्मीरचा मुद्दा उभा राहिला होता तेव्हा 1949 साली सगळ्यात जास्त अतिक्रमण करण्याचं काम सुद्धा सरकारने केलं होतं।
त्यावेळेस आपण विनाकारण बोलू शकत नाही. अतिक्रमण आणि आतंकवाद यात फरक आहे. आतंकवाद म्हणतो मी. आतंकवाद अतिक्रमण नाही, ज्यावेळेस आतंकवाद. आतंकवादाचा विषय येतो तो फक्त भारताचा वैयक्तिक देशापुरता मर्यादित येतो, तो आंतरराष्ट्रीय पातळीचा मर्यादित आहे. भारताला म्हणजे याचा त्रास नाहीये. भारताला त्रास आहे की आपण कुठं नाही म्हणू शकतो. मग तसं वैयक्तिक म्हणतो इशू तू नाही म्हणतो. भारताचा. वैयक्तिक इशू नाही आहे का भारताला? काश्मीरचं हे माहिती का, काश्मीर आणि पाकिस्तानमध्ये बायलॅटरल टॉक्सच होतील, बाकी कोणीही इंटरफेअर करू शकत नाही, असं आहे. माहिती आहे का तुला? बरोबर आहे. दिस वॉज 1971 शिमला डिक्लेरेशन जो इंदिरा गांधी ने दिया था. नाही, मी चुकीचं काय म्हणतो, मी बरोबर म्हणतो ना आम्ही. तो यहाँ पर जंग चालू हो, यहाँ पर जंग चालू हो. इनकी बातों में भी दम है, इनकी बातों में भी दम है, सबकी बातों में दम है. लेकिन एक मुद्दा सबसे जरूरी है, कौन क्या खोद रहा है, क्या ढूंढ रहा है, कौन नहीं ढूंढ रहा है, उसे छोड़िए. मैं अब खुदाई करने वाला हूँ इस मसाले डोसे के अंदर और अपनी पेट पूजा में जरूर करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं शांति बरकरार करने की कोशिश करने वाला हूँ. तो आप सब यहाँ पर, मुझे आप लोगों ने बैठने की इजाजत दी, आप लोग सब मेरे साथ जुड़े, सब ने अपनी अपनी बात रखी और सब ने अपनी अपनी बात खुलकर रखी. इस सब के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ. तो थैंक यू वेरी मच, एंड ऐसे ही आप बोलते रहना. धन्यवाद. चलो खाओ आप लोग सब, इतना नहीं खाते, खाओ यार.